हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए 4th सेमेस्टर एग्जाम हिस्ट्री की एक महा मैराथन क्लास यानी भाग 2। इससे पहले हमने एक वीडियो लगाया था जिसके अंदर हमने लघुतरात्मक और छोटे वाले क्वेश्चनों को किया था। तो ये क्लास बड़े वाले क्वेश्चनों की रहने वाली है और ये सभी यानी लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर राजस्थान का जो इतिहास रहने वाला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी चाहे आपका कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, आपके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर विद्यार्थी की क्लास पहुंच सके और आपके लिए भी हर वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो सके। तो ये चाहे प्राइवेट विद्यार्थी है या रेगुलर विद्यार्थी, उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। यानी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और आप इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नंबर दे रखे आप उन पर मैसेज करें, बाकी मैसेज वही विद्यार्थी करें जिनको पीडीएफ लेनी है क्योंकि पीडीएफ फ्री नहीं है, इसका शुल्क रखा गया है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। बात करते हैं पार्ट 2 की यानी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों, जिसके अंदर पुरातात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोतों का विस्तृत विवेचन कीजिए। इन स्रोतों की ऐतिहासिक उपयोगिता एवं सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवशाली, वीरतापूर्ण एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। यहाँ की भूमि ने अनेक वीर योद्धाओं, महान शासकों, संतों एवं लोक नायकों को जन्म दिया। राजस्थान के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है और इतिहासकारों ने पुरातात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रांतों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है। ये स्रोत इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं तथा अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित करने में, जानने में हमें मदद करते हैं। उसके बाद में यद्यपि प्रत्येक स्रोत की अपनी सीमाएं होती है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास को देखते हैं। पहला पॉइंट सीमा आता है पुरातात्विक स्रोतों का अर्थ, यानी बात करें पुरातात्विक स्रोत यानी जो वे स्रोत होते हैं जो भौतिक अवशेष होते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं एवं मानव जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जिसके अंदर दुर्ग है, मंदिर है, मूर्तियां, सिक्के, ताम्रपत्र, उत्खनन सामग्री होगी, स्मारक है, प्राचीन भवन, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इनके माध्यम से तत्कालीन समाज, धर्म, प्रशासन, आर्थिक दशा एवं कला संस्कृति का क्या होता है हमें जानकारी मिलती है। फिर पुरातात्विक स्रोतों का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष और प्रमाणिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये केवल घटनाओं का उल्लेख ही नहीं करते बल्कि इन समय जीवन शैलियों, तकनीक विकास को स्पष्ट करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को समझने में इन स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है उत्खनन एवं प्रागैतिहासिक सभ्यता के स्रोत। अगर इसकी बात करें तो राजस्थान में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई से प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले, जिसके अंदर चाहे कालीबंगा है, आहड़ है, बेराट है, रंगमहल है, गणेश और उसके उत्खनन माने जाते हैं। कालीबंगा से क्या होता है, सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए जिनमें अग्निकुंड हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, नगर योजना, जुते हुए खेत हो गए। आहड़ सभ्यता से ताम्रयुगीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। बेराट से मौर्यकालीन संस्कृति, बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं। इस उत्खननों से ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान प्राचीन काल से क्या होता है, विकसित सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यानी उत्खनन सामग्री तत्कालीन मानव जीवन, कृषि व्यवस्था, व्यापार एवं धार्मिक परंपराओं को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है विद्यार्थियों। फिर तीसरा पॉइंट अभिलेख एवं शिलालेखों में महत्व है। अभिलेख एवं शिलालेखों के अगर महत्व की बात करें तो अभिलेख राजस्थान के इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत होते हैं। ये पत्थर, धातु स्तंभों पर उत्कीर्ण होते हैं। राजस्थान में बिजोली अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, किराटू अभिलेख ये महत्वपूर्ण होते हैं। इन अभिलेखों में शासकों की वंशावली हो गई, युद्धों, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियां एवं सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए बिजोली अभिलेख चौहानों के इतिहासों का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभिलेखों का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें घटनाओं के वर्णन समकालीन रूप से मिलता है। इतिहासकार इनका उपयोग तिथि निर्धारण एवं राजनीतिक घटनाओं की सत्यता प्रमाणित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार अभिलेख राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक आधार प्रदान करते हैं। फिर सिक्के और मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं की बात करें तो सिक्के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। यानी राजस्थान के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक दशा, व्यापारिक संबंधों एवं शासकों की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। सिक्कों पर अंकित चित्र, उपाधियां, धार्मिक प्रतीक, तत्कालीन संस्कृति और धर्म की जानकारी हमें देते हैं। प्राचीन काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। गुर्जर प्रतिहारों, चौहानों एवं मुगलों के सिक्के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिक्कों के अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि राजस्थान का अन्य क्षेत्रों एवं विदेशी व्यापारियों से संबंध कैसा था। सिक्के इतिहासकारों के लिए तिथि निर्धारण एवं शासकों के शासन क्षेत्र को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। इस प्रकार मुद्राएं
राजस्थान के आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अगला 5वां पॉइंट है स्थापत्य कला एवं स्मारक, यानी राजस्थान अपने दुर्गों, मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी आपको पता है, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, जैसलमेर, मेहरनगढ़, ये सैन्य व्यवस्था स्थापत्य कला के क्या होते हैं, उदाहरण माने जाते हैं। इसके अंदर चाहे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर मंदिर है, ओसिया का मंदिर है, ओसिया जोधपुर है, यह सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाते हैं। और इन स्मारकों से तत्कालीन शासकों की कला प्रियता, धार्मिक अवस्था एवं आस्था और वास्तुकला के बारे में क्या होती है, हमें परंपरा का ज्ञान होता है। महलों एवं हवेलियों की बनावट से सामाजिक जीवन एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। और क्या होता है, अगला पॉइंट आता है साहित्यिक स्रोत का महत्व है। इसका भी हमें पता होना चाहिए कैसे कि राजस्थान के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जैसे कि संस्कृत ग्रंथ हो गए, फारसी इतिहास हो गए, राष्ट्र साहित्य हो गए, ख्यातें, लोक साहित्य, जैन ग्रंथ हो गए, घटनाएं, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक परंपराएं, ये सब क्या होती है, भावनाओं को याद करने के लिए या भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए। हालांकि कल्पना और अतिशोक्ति का तत्व भी मिलता है, फिर भी इतिहास लेखन की क्या होता है, ये महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। फिर आता है राष्ट्र साहित्य एवं ख्यातें। तो राजस्थान के इतिहास में राष्ट्र साहित्य का भी महत्व होता है, क्योंकि वैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, बिसलदेव रासो जैसे ग्रंथ राजपूत वीरता एवं युद्धों का वर्णन करते हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया। इस प्रकार मनोत नैणसिर ख्यात राजस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। नैणसिरो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। नैणसिर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और ख्यातों में विभिन्न राजवंशों, राज्यों एवं सामाजिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यद्यपि राष्ट्र साहित्य में अतिशोक्ति एवं वीर रस की प्रधानता है, फिर भी ये राजपूत इतिहास एवं संस्कृति को समझने में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं विद्यार्थियों। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता का वर्णन कीजिए, जिसमें अंदर कालीबंगा, आहड़ एवं बेराट के विशेष संदर्भ में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। बात करें, राजस्थान का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है, यानी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से यह सिद्ध होता है कि यह मानव जीवन हजारों वर्ष पूर्व से विकसित अवस्था में विद्यमान था। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, परंतु मानव द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरण एवं अन्य अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं और संस्कृति की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। फिर राजस्थान में कालीबंगा, आहड़ एवं बेराट जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्त्रोतों ने प्राचीन सभ्यता के विकास को समझने में विशेष योगदान दिया है। इन स्थलों से प्राप्त अवशेष तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्र स्पष्ट करते हैं। फिर राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता के स्वरूप की बात करें तो राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता अत्यंत विकसित एवं समृद्ध थी। प्रारंभिक मानव यहाँ नदियों एवं जल स्रोतों के किनारे निवास करता और उस समय मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। धीरे धीरे एवं पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ और प्रागैतिहासिक काल तक आते आते पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल में विभाजित किया गया था। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पत्थर के हथियार, ताम्र उपकरण, मिट्टी के बर्तन एवं कृषि संबंधी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ लोग केवल शिकारी नहीं बल्कि कृषक एवं पशुपालन भी होते हैं। राजस्थान की सभ्यता में नगर योजना, व्यापार एवं धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। इसकी उन्नत सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है कालीबंगा सभ्यता का परिचय। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया हो गया, अब पार्ट ये सेकंड चल रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि जितने विद्यार्थी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से ये चैनल आपके सारे विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहेगा। आपका प्यार रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। बात करते हैं कालीबंगा की सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, यानी उसका उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बीबी लाल एवं बीके ठाकुर के निर्देशन में किया गया। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से प्राग हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों संस्कृतियां प्रमाण मिलते हैं। यानी कालीबंगा नाम का अर्थ होता है काली चूड़ियां होता है, क्योंकि यहाँ खुदाई में बड़ी संख्या में काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई और ये सभ्यता राजस्थान की प्राचीन नागरीय संस्कृति का उदाहरण मानी जाती है। फिर ये सिद्ध भी करता है कि प्राचीन काल से सभ्यता का केंद्र भी रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है कालीबंगा की नगर योजना एवं सामाजिक जीवन। तो ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। कालीबंगा की नगर योजना अत्यंत सुव्यवस्थित थी। यहाँ सड़कों का निर्माण संपूर्ण पद्धति पर होता और नगर को दो भागों में, दुर्ग क्षेत्र और निचले क्षेत्र में विभाजित करते। मकान कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित है। जल निकासी की उचित व्यवस्था मौजूद थी। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौने, मोहरे तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को स्पष्ट करते हैं और पशुपालन करते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। विशेष रूप से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और विश्व के प्राचीनतम कृषि प्रमाणों में से माने जाते हैं। फिर
कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता की उन्नत प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, कालीबंगा का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। तो विद्यार्थियों, कालीबंगा से अग्निकुंड एवं अग्नि यज्ञ वेदियों के अवशेष मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अग्नि पूजा प्रचलित थी। मिट्टी की मूर्तियां धार्मिक प्रतीक तत्कालीन धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल एवं काले रंग के थे और जिन पर सुंदर चित्रकारी की गई है। ये उस समय की कलात्मक उन्नति का प्रमाण है। कालीबंगा के निकासी धार्मिक प्रवृत्ति थे, यानी निवासी कहाँ के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और यहाँ सामाजिक जीवन में अनुशासन एवं संगठन की भावना थी। यहाँ की सभ्यता ये सिद्ध करती है कि राजस्थान में सांस्कृतिक विकास अत्यंत प्राचीन काल से प्रारंभ हो गया था। कालीबंगा भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। फिर आहड़ सभ्यता का परिचय। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। इसे ताम्रपाषाण सभ्यता के रूप में माना जाता है। आहड़ सभ्यता का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है और यहाँ से तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन, अन्य धातु सामग्री प्राप्त हुई है और इस कारण इसे ताम्र संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि आहड़ सभ्यता राजस्थान की प्राचीन ग्रामीण एवं कृषि प्रधान संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन एवं धातु निर्माण कार्य के दक्ष थे। आहड़ सभ्यता का संबंध मालवा एवं गुजरात के सभ्यताओं से माना जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र देखने को मिलते हैं। फिर आहड़ सभ्यता की विशेषता क्या है? तो आहड़ सभ्यता की विशेषता क्या थी? एक तो आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी एवं पत्थर से बने मकानों में निवास करते हैं। यहाँ से लाल एवं काले रंग के मृदभांड बड़ी संख्या में मिले हैं। तांबे के औजारों की प्राप्ति ये दर्शाती है कि यहाँ धातु विकास उद्योग विकसित हुआ था। कृषि एवं पशुपालन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, यानी गेहूं, जौ एवं अनाजों के प्रमाण मिलते हैं। और आहड़ सभ्यता में सामाजिक संगठन एवं आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई थी। फिर यहाँ से प्राप्त चूल्हे, भंडारण पात्र, घरेलू वस्तुएं उस समय के पारिवारिक जीवन की जानकारी देती है। आहड़ संस्कृति राजस्थान की ग्रामीण सभ्यता एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला पॉइंट है बेराट सभ्यता एवं उसका महत्व। बेराट सभ्यता एवं उसका महत्व है। तो विद्यार्थियों, बेराट सभ्यता जिसे प्राचीन काल में विराट नगर कहते हैं, यानी जयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये मौर्यकालीन संस्कृति एवं बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बेराट से अशोक के शिलालेख एवं बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बौद्ध विहार एवं स्तूपों के अवशेष मिले जो ये सिद्ध करते हैं कि राजस्थान में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव था। बेराट का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। बेराट राजस्थान की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर अगला पॉइंट 8वां नंबर, बेराट की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषता, यानी बेराट से प्राप्त शिलालेख, स्तूप एवं विहार तत्कालीन धार्मिक जीवन को प्रभावित करता है। सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। बेराट से प्राप्त अवशेष ये सिद्ध करते हैं यहाँ शिक्षा एवं धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र विकसित था। यहीं की स्थापत्य कला एवं धार्मिक संरचनाएं मौर्यकालीन संस्कृति की उन्नति को दर्शाती है। बेराट में बौद्ध धर्म के साथ साथ वैदिक परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं। इससे राजस्थान की धार्मिक सहिष्णुता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना का ज्ञान होता है। बेराट राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगला 3रा नंबर क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। गुहिल, चौहान, गुर्जर, प्रत्यार एवं राठौड़ वंशों के उदय एवं योगदान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, अभी आप क्लास देख रहे हैं, आपने वीडियो जैसे लाइक किया होगा, आपको एक हाइप का बटन मिला है, तो जितने विद्यार्थी क्लास को देखते हैं ना, हाइप का बटन जरूर दबाए देख रहे हैं। आप देखो छोटी छोटी अगर हेल्प करेंगे ना, तो हम आपसे कोई वीडियो आपको लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप अगर लाइक करके हाइप करोगे या अच्छा कमेंट करोगे, यानी कितना अच्छा सहयोग दे रहे हैं सर हमारे द्वारा। वीडियो में आप जितनी प्रतिक्रिया है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी आप प्रतिक्रिया दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे विद्यार्थी कहाँ से वीडियो देखते हैं और उनको कैसी क्लास लग रही है। बात करते हैं अगर राजस्थान का इतिहास। राजपूत वीरता, स्वाभिमान एवं त्याग की गौरवपूर्ण गाथाओं से परिपूर्ण है। मध्यकालीन भारत में राजपूतों में विदेशी आक्रमणों का वीरतापूर्ण सामना किया गया तथा भारतीय संस्कृति एवं धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने विदेशी मूल का माने जाते हैं विद्यार्थियों। फिर जबकि इन्हें भारतीय क्षत्रिय परंपरा से जोड़ते हैं। राजपूतों के अनेक वंशों, जिसके अंदर गुहिल, चौहान, गुर्जर, प्रत्यार एवं राठौड़, उन्होंने राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को नई दिशा प्रदान की थी। इन वंशों ने न केवल शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की, बल्कि कला, साहित्य एवं स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुल नहीं है ये, अग्निकुंड सिद्धांत है। तो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, जिसमें अग्निकुंड से 4 प्रमुख राजपूत वंश यानी 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रत्यार, परमार, चौहान, चालुक्य या सोलंकी। फिर इस सिद्धांत का उद्देश्य
यानी उल्लेख है वो चंद्रप्रदय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य राजपूतों की वीरता एवं श्रेष्ठता को स्थापित करता है। इतिहासकारों के अनुसार यह सिद्धांत अधिक पौराणिक एवं प्रतीकात्मक है। आधुनिक इतिहासकार इसे पूर्णतः ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित नहीं मानते, फिर भी यह सिद्धांत राजपूतों की गौरव भावना एवं ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। फिर भी क्या है, राजपूतों की क्या होती है, गौरव भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा को व्यक्त करता है। राजस्थान में राजपूतों की पहचान एवं सामाजिक सम्मान को पहचान दिलाने के लिए सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है विद्यार्थियों। दूसरा था सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी सिद्धांत। कैसा है, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी सिद्धांत। इसके अंदर आपको पॉइंट ये ध्यान होना चाहिए, कई इतिहासकार राजपूतों को प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंशों का उत्तराधिकारी मानते हैं। इस मत के अनुसार कुछ राजपूत वंश स्वयं को सूर्यवंशी एवं कुछ चंद्रवंशी मानते हैं। गुहिल एवं राठौड़ वंश स्वयं को सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ते हैं, जबकि यादव एवं कुछ अन्य वंश स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे, जिन्होंने समय के साथ अलग अलग राज्यों की स्थापना की। इस सिद्धांत भारतीय परंपराओं में पुराणों पर आधारित माना जाता है। कई शिलालेख एवं अभिलेख भी इस मत का समर्थन करते हैं। इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इतिहासकार कौन है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने भी राजपूतों को भारतीय मूल का माना। इस सिद्धांत राजपूतों की प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं धर्म से गहरी संबंधता को गहन स्पष्ट करता है। तीसरा पॉइंट है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कैसा है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी विद्यार्थियों कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी जातियों का वंशज माना है। कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ एवं विलियम क्रुक जैसे इतिहासकारों के अनुसार शक, हुण, कुषाण एवं सीतियन जातियां भारत में आई और बाद में भारतीय समाज में सम्मिलित होकर राजपूत कहलाने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी जातियों ने भारत में सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति को अपनाकर क्षत्रिय धर्म में सम्मिलित हो गए थे। कुछ रीति रिवाज एवं युद्ध परंपराएं विदेशी जातियों से मिलती जुलती थी, जिसके आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। हालांकि भारतीय इतिहासकार इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें माना है कि विदेशी जातियां भारतीय समाज में सम्मिलित अवश्य हुई, परंतु संपूर्ण राजपूत जाति को विदेशी नहीं कहा जा सकता। यह सिद्धांत राजपूतों की मिश्रित अर्थ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 नंबर, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। कैसा है, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित थी। कुछ राजपूत प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंशों से संबंधित थे, जबकि कुछ विदेशी जातियों के भारतीयकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। समय के साथ विभिन्न जातियां योद्धा समूह क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित हो गए और राजपूत कहलाने लगे। डॉक्टर D.R. भंडारकर एवं अन्य इतिहासकारों के इस सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति को किसी एक सिद्धांत से नहीं स्पष्ट किया जा सकता, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अनेक समूह राजपूत समाज में विकसित किया जा सकता है। फिर गुहिल, चौहान, गुर्जर, प्रत्यार एवं राठौड़ वंशों का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। तो गुहिल वंश का उदय की बात करें या योगदान की बात करें, तो गुहिल वंश मेवाड़ का प्रसिद्ध राजवंश था और इसका संस्थापक गुहिल अथवा गुहिल आदित्य था और बाद में बप्पा रावल ने इस वंश को संगठित किया और शक्तिशाली बनाया। गुहिल वंश स्वयं को सूर्यवंशी मानता था। इस वंश ने मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और विदेशी आक्रमणों का वीरतापूर्ण सामना किया था। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर राजस्थान की रक्षा की थी। आगे चलकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे महान शासकों ने इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इस गुहिल वंश का सांस्कृतिक योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, विजय स्तंभ एवं कुंभलगढ़ जैसे स्थापित स्मारक इसी वंश की देन है। इस वंश ने राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया था। अगला आता है चौहान वंश का उदय एवं योगदान। तो चौहान वंश राजस्थान का अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध राजवंश था। प्रारंभ में इनकी राजधानी शाकंभरी थी, बाद में अजमेर एवं दिल्ली अनेक प्रमुख केंद्र बने। चौहान वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में चौहानों ने राजस्थान एवं उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और जीता, जिससे उसकी वीरता प्रसिद्ध हुई। यद्यपि 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में वे पराजित हो गए, फिर भी उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर हो गया। चौहान शासकों ने साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण किया। चंद्रप्रदय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो चौहान वंश की वीरता का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग एवं 2.5 दिन का झोपड़ा चौहान कालीन स्थापत्य कला के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है गुर्जर प्रत्यार वंश का उदय एवं योगदान। वैसे हम देखो डिटेल में तो इस क्लास में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए नोट्स बनाए वो बीए के स्तर के अनुसार बनाए। बाकी आपको अगर अलग क्लासेस देखनी, अच्छे से देखनी है तो आप आराम से जरूर पढ़े। बात करते हैं गुर्जर प्रत्यार वंश की। तो गुर्जर प्रत्यार वंश इस राजस्थान एवं उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था।
इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश ने अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया था और भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की थी। मीर भोज इस वंश का सबसे महान शासक था। उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। गुर्जर प्रत्यारों की सैन्य शक्ति अत्यंत मजबूत थी। अरब यात्री सुलेमान ने उनकी शक्ति एवं समृद्धि की प्रशंसा की। इस वंश ने कला, स्थापत्य, धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मंदिर निर्माण एवं मूर्तिकला का विकास हुआ। प्रारंभिक व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। गुर्जर प्रत्यारों का सबसे बड़ा योगदान विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करना माना जाता है। फिर अगला था राठौड़ वंश का योगदान, यानी राठौड़ वंश मारवाड़ का प्रसिद्ध राजवंश था। इस वंश का संस्थापक राव सिंह माना जाता है, जबकि जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा ने की थी। वास्तविक ये राज जोधा माना जाता है 1459 ईस्वी में की थी। राठौड़ क्या है, स्वयं को सूर्यवंशी परंपरा से मानते हैं। किससे मानते हैं? सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ते हैं। उसके साथ ही राठौड़ों ने मारवाड़ में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और राव मालदेव इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। शेरशाह सूरी ने मालदेव की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, यदि कुछ और समय मिलता तो भारत की बादशाह खो देता, यानी एक मुट्ठी बाजरे के लिए भारत की बादशाह खो देता। राठौड़ शासकों ने कला एवं स्थापत्य को संरक्षण दिया। मेहरानगढ़ दुर्ग उसकी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस वंश ने राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा मुगलों एवं अन्य शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। बीकानेर और किशनगढ़ जैसे राज्यों का विकास भी राठौड़ वंश से हुआ था। फिर अगला पॉइंट आता है 9 नंबर, चारों वंशों का तुलनात्मक अध्ययन। चारों वंशों का तुलनात्मक अध्ययन की अगर बात करें तो गुहिल, चौहान, गुर्जर प्रत्यार, राठौड़ वंशों ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुहिल वंश ने मेवाड़ में स्वतंत्रता स्वाभिमान की परंपरा की। चौहान वंश ने अपनी वीरता और दिल्ली अजमेर पर प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध रहा। गुर्जर प्रत्यारों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा तथा उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। राठौड़ वंश ने मारवाड़ को शक्तिशाली राजवंश बनाया और अपनी वीरता को आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी वंशों ने दुर्ग, मंदिर, साहित्य को संरक्षण दिया। राजनीतिक दृष्टि से चारों वंशों ने राजस्थान की शक्ति एवं गौरव को बढ़ाया, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर हर जगह यानी कण कण में क्या है, एक स्वाभिमान, एक ऐसी शक्ति, यानी महाराणा प्रताप जैसे वीर यहाँ पे पैदा हुए। और छत्रपति शिवाजी की अगर बात करें या मान लो किसी भी अगर राजवंश की किसी भी बात करें, मराठों की बात करें, मराठा महाराष्ट्र आए थे, लेकिन राजस्थान का इतिहास यहाँ से महाराणा कुंभा की बात कर लो, महाराणा सांगा की बात कर लो, कितने घाव हो गए थे, फिर भी उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं तो हमें गौरवशाली महसूस होता है। क्यों होता है? अगर हम दूसरे राज्य से, स्टेट से अगर लोगों से बात करें, अगर उनसे पूछे कि आज हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, अगर हमारे प्रांत के अंदर बात करते हैं, वो सबसे गौरवपूर्ण पल होता है। हम उसको अलग अलग डिटेल से भी पढ़ने वाले, क्योंकि क्वेश्चन सारे आएंगे आपको यहाँ से। बस आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहे, अच्छे से देखते रहे, आपको पूरा मैं आपको यहाँ से कवर करने वाला हूँ। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम शक्ति के विस्तार का विस्तृत वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान नीति, उसके आक्रमणों एवं उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास राजपूत वीरता एवं मुस्लिम आक्रमणों के संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। प्रारंभिक मध्यकाल में राजस्थान अनेक शक्तिशाली राजपूत राज्यों में विभाजित था। चौहान, गुहिल, राठौड़ एवं अन्य राजपूत वंश यहाँ शासन करते थे। दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। राजस्थान की सामरिक स्थिति, समृद्धि, व्यापारिक मार्ग, दुर्गों की शक्ति एवं राजनीतिक महत्व के कारण मुस्लिम शासकों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ था। धीरे धीरे मुस्लिम शक्ति ने राजस्थान में प्रवेश किया और अनेक आक्रमण हुए, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने राजस्थान की राजपूत शक्ति को समाप्त कर संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में मुस्लिम शक्ति के विस्तार के कारण। तो राजस्थान में मुस्लिम शक्ति के विस्तार के प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण था राजस्थान की सामरिक स्थिति, यानी राजस्थान दिल्ली से गुजरात तक पश्चिम भारत जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक था। दूसरा कारण था राजपूत राज्यों की आपसी फूट एवं संघर्ष, यानी आपस में क्या होती, लड़ाई ज्यादा होती। चाहे जोधपुर, बीकानेर की बात करें, नागौर की बात करें, हर राज्य से क्या आपसी फूट थी। अलग अलग शासक महाराजा क्या करते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और विभिन्न राजपूत शासक एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते थे, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो गई थी। मुस्लिम शासकों ने इसी कमजोरी का क्या उठाया, फायदा उठाया था। तीसरा कारण राजस्थान की समृद्धि थी, यानी यहाँ के दुर्ग, नगर, मंदिर अत्यंत समृद्ध थे। मुस्लिम शासक धन और संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान पर आक्रमण करते। इसके उद्देश्य दिल्ली सल्तनत के एक शासकों की साम्राज्यवादी नीति भी मुस्लिम विस्तार का प्रमुख कारण बनी और वे संपूर्ण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक कारणों में राजस्थान में मुस्लिम शक्ति के विस्तार को आगे बढ़ाया। बात करते हैं प्रारंभिक मुस्लिम का आक्रमण एवं प्रभाव।
तो राजस्थान पर मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव प्रारंभ कुछ अरब करोड़ों से हुआ था। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर अधिकार करने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, परंतु गुर्जर प्रत्यार शासक नागबड़ प्रथम ने उन्हें पराजित कर दिया। इससे कुछ समय तक राजस्थान सुरक्षित रहा। इसके बाद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रभावित किया। हालांकि उनका समय मुख्यतः उद्देश्य क्या था? धन लूटना। क्या था? धन लूटना। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, परंतु 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में क्या हो गए? पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली एवं अजमेर पर स्थित मुस्लिम शक्ति का स्थापित हो गई और ये घटना राजस्थान एवं उत्तर भारत में मुस्लिम शासन के विस्तार का महत्वपूर्ण आधार बनी थी। फिर अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत एवं राजस्थान। दिल्ली सल्तनत एवं राजस्थान। तो गौरी की विजय के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। रणथंभौर, अजमेर और नागौर क्षेत्रों पर सल्तनत का प्रभाव देखने लगा और राजपूत शासकों ने लगातार मुस्लिम शक्ति का क्या किया था? विरोध किया था। फिर मेवाड़, जालोर, रणथंभौर एवं सिवाना जैसे दुर्ग राजपूत प्रतिरोध के प्रमुख क्षेत्र थे। और इसके बाद बात करते हैं सीधे अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान नीति। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान नीति, इसका पॉइंट क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? महत्वाकांक्षी शक्तिशाली शासक था। उसका प्रमुख प्रभाव क्या था? संपूर्ण राजस्थान पर एकत्रित करना या प्रभुत्व जमाना। यानी राजस्थान की सामरिक दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि उसको महत्वपूर्ण लगती थी। फिर उसकी राजस्थान नीति के उद्देश्य क्या थे? एक तो राजपूत शक्ति का दमन करना, महत्वपूर्ण दुर्गों एवं व्यापारिक मार्गों पर अधिकार स्थापित करना, दक्षिण भारत विजय के मार्ग को सुरक्षित करना, संपूर्ण उत्तर भारत में सल्तनत की शक्ति को मजबूत करना। अलाउद्दीन खिलजी केवल लूट तक सीमित नहीं था, बल्कि वह स्थायी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता। इसलिए उसने राजस्थान के प्रमुख राज्यों पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किए थे। अगला पॉइंट है रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में। तो रणथंभौर राजस्थान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामरिक महत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था। यहाँ चौहान शासक अमीरदेव चौहान का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। अमीरदेव ने वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया, परंतु अंततः रणथंभौर पर खिलजी का अधिकार हो गया और इस विजय के बाद रणथंभौर सल्तनत के अधीन आ गया। रणथंभौर की विजय अलाउद्दीन की राजस्थान नीति की सबसे बड़ी विशेष सफलता थी। इससे उसकी शक्ति का एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और राजस्थान के अन्य राजपूत राज्यों में भय उत्पन्न हो गया था। अगला पॉइंट है चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में। तो मेवाड़, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी और राजपूत शक्ति का प्रमुख केंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। चित्तौड़ दुर्ग का घेरा कई महीनों तक चला। राजपूतों ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया। अंततः राजपूत सेना पराजित हो गई और इस युद्ध के साथ रानी पद्मिनी के जौहर की कथा भी प्रसिद्ध है। वो आपने सुन रखी होगी, क्योंकि पद्मिनी है वो सियालदीप की राजकुमार थी और पद्मिनी क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? उसका मुख देने के लिए क्या करता है? वो लालायित होते हैं और वह भी एक लालसा की तरह उसको पाने की आशा करते हैं। फिर कहा जाता है कि राजपूत महिलाओं ने अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया और 1600 महिलाओं ने किया था। और चित्तौड़ की विजय अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से मानी जाती है और इससे मेवाड़ की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा और राजस्थान में सल्तनत का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर सिवाना और जालोर पर आक्रमण है। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना एवं जालोर पर भी आक्रमण किया। सिवाना पर शीतलदेव एवं जालोर पर कानड़ देव का शासन था। दोनों राजपूत शासकों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन क्या होता है? सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने में खिलजी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उसने छल एवं सैन्य शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त की। जालोर का युद्ध भी अत्यंत भयंकर एवं कानड़ देव ने अधिक समय पर संघर्ष किया। इन विजयों के बाद राजस्थान के अधिकांश दुर्ग सल्तनत के अधीन आ गए थे। फिर आक्रमण के कारण क्या थे? तो राजनीतिक प्रभाव हो गए और सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव हो गए। उसके साथ साथ कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? आर्थिक प्रभाव हो गया। उसके बाद में निष्कर्ष आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप के योगदान का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। तो राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता रक्षा में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। तो राजस्थान का इतिहास वीरता, त्याग, बलिदान एवं स्वाभिमान की और अमर गाथाओं से परिपूर्ण है। ये हमने थोड़ा सा देख लिया। हम सीधे अगले पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महाराणा कुंभा का योगदान, यानी महाराणा कुंभा का परिचय और राज्यारोहण। तो विद्यार्थियों महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के महान शासक थे। उसका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक माना जाता है। वे राणा मोकल के पुत्र थे। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ राजनीतिक शक्ति, सैन्य संगठन एवं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति पर पहुंचा। अनेक राज्यारोहण के समय मेवाड़ के सामने मालवा एवं गुजरात के मुस्लिम शासकों का गहरा आघात था।
फिर अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या किया, योग्यता वीरता के आधार पर बल दिया। महाराणा कुंभा को केवल योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान, संगीतज्ञ, कला रक्षक के रूप में मानते हैं। फिर बताए महाराणा कुंभा की सैन्य शक्ति और राजनीतिक उपलब्धियां, यानी महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया। सारंगपुर के युद्ध में उनकी विजय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने गुजरात, मालवा की संयुक्त शक्तियों को भी विस्तार पूर्वक सामना किया था। उनकी सैन्य शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि पड़ोसी मुस्लिम शासक उनसे भयभीत रहते थे। फिर महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए दुर्ग निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था। इससे मेवाड़ की सुरक्षा अत्यंत मजबूत हुई। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सैन्य संगठन ने मेवाड़ को राजस्थान की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया था। फिर अगला है कला, संस्कृति और स्थापत्य में योगदान। आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको भी पता है कौन कौन से योगदान थे। राजपूत स्वाभिमान की शक्ति में रक्षा में भूमिका, यानी महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की स्वतंत्रता एवं राजपूत सम्मान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता की थी और उनकी विजयों ने राजपूतों में आत्मविश्वास एवं गौरव की भावना को मजबूत बनाया और वे केवल मेवाड़ के शासक नहीं बल्कि संपूर्ण राजपूताना के गौरवपूर्ण इतिहास के प्रतीक बन गए थे। अगला आता है राणा सांगा का योगदान। महाराणा सांगा का योगदान, तो सांगा का व्यक्तित्व की अगर बात करें तो महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह था, मेवाड़ के महान योद्धा एवं शक्तिशाली शासक थे। वे राणा रायमल के पुत्र थे और 1509 में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा सांगा अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शरीर पर अनेक घावों के निशान थे। कहा जाता है उन्होंने एक आंख, एक हाथ एवं एक पैर युद्ध में खो दिया था, फिर भी उनका साहस कभी भी नहीं कम हुआ था। उनका व्यक्तित्व राजपूत वीरता एवं स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक था। वे केवल मेवाड़ी नहीं बल्कि संपूर्ण राजपूत शक्ति को संगठित करने वाले महानेता थे। महाराणा सांगा की राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों की अगर बात करें तो महाराणा सांगा ने राजस्थान एवं उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को अत्यंत मजबूत बनाया। उन्होंने मालवा, गुजरात, दिल्ली के शासकों को भी कई बार पराजित किया था। उन्होंने इब्राहिम लोधी को खातौली एवं धौलपुर के युद्धों में हराया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे दूसरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। महाराणा सांगा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संपूर्ण भारत में विदेशी सत्ता को समाप्त करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने बाबर के युद्ध में संघर्ष किया। 1527 में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुए, परंतु महाराणा सांगा की वीरता एवं संघर्ष भावना ने उन्हें अमर बना दिया था। फिर राजपूत एकता एवं राष्ट्रीय भावना की बात करें तो महाराणा सांगा ने विभिन्न राजपूत राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने मारवाड़, आमेर राज्यों के साथ कुछ शासकों को साथ लेकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। उनकी नीति राजपूत एकता एवं राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण आधार थी और वे भारत पुनः राजपूत सत्ता स्थापित करना चाहते थे। हालांकि खानवा के युद्ध में उन्होंने सफलता नहीं मिली, फिर भी उनका प्रयास भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता इतिहास में रक्षा होती है, यानी महाराणा सांगा ने अपने जीवन का अधिकांश समय विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। उन्होंने अपनी कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया, यानी खानवा का युद्ध केवल दो शासकों के बीच लड़ा गया था, बल्कि भारतीय स्वाभिमान एवं विदेशी सत्ता के बीच टकराव देखने को मिलता है। महाराणा सांगा की वीरता एवं त्याग ने राजपूतों में स्वतंत्रता एवं सम्मान की भावना को और भी ज्यादा अधिक मजबूत बनाया था। वे राजपूत इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप का योगदान। अगर बहादुर प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शासक थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे उदय सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1572 में मेवाड़ के शासक बने। उस समय मुगल सम्राट अकबर संपूर्ण भारत में अपना क्या कर रहा था, साम्राज्य स्थापित कर रहा था। अनेक राजपूत शासकों ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान को सर्वोपरि माना था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मुगलों के सामने कई आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका जीवन संघर्ष, त्याग एवं देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध एवं वीरता की अगर बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। यद्यपि युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं रहा, फिर भी महाराणा प्रताप की वीरता उन्हें अमर बना दिया। उनके पीढ़े घोड़े चेतक की वीरता भी इतिहास में प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप ने सीमित संसाधनों के बावजूद विशाल मुगल सेना का साहसपूर्ण सामना किया था। ये सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता एवं सम्मान के लिए संघर्ष किसी भी परिस्थितियों में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गुरिल्ला युद्ध पद्धति और पुनः विजय, यानी हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरावली पर्वतों एवं जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। भामाशाह ने आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष को नई शक्ति प्रदान की थी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया और उन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस परिस्थितियों में परिवार के एवं प्रजा के साथ जंगलों में वे जीवन व्यतीत किया। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक जीवन, यानी महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक जीवन की बात करें तो महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के महान प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए,
बल्कि उनका जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। और वे केवल मेवाड़ के शासक नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के स्वतंत्रता प्रेमियों के आदर्श थे। उनकी वीरता एवं स्वाभिमान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका आज भी उनका नाम राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में समान रूप से लिया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 7 क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठा प्रवेश के कारणों, प्रभावों एवं राजपूत प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। हुरडा सम्मेलन के उद्देश्य, असफलता एवं ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी का राजस्थान इतिहास अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष एवं बाहरी आक्रमणों का केंद्र बन गया था और पतन के साथ ही मराठा शक्ति का उदय हो गया था। फिर बात करते हैं सीधे यहाँ से, मराठा प्रवेश ने राजस्थान की राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया था। दूसरी ओर राजपूत शासकों ने मराठों के विरुद्ध संघर्ष और प्रतिरोध का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो राजपूत एकता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में मराठा प्रवेश के कारण की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है मुगल साम्राज्य का पतन होना, यानी औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार संघर्ष, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं प्रांतीय शक्तियों के उदय के कारण केंद्रीय सत्ता का प्रभाव समाप्त होने लगा। मुगलों की इस कमजोरी का लाभ उठाकर मराठों ने उत्तर भारत में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान जो पहले मुगल प्रभाव क्षेत्र में था, अब राजनीतिक रूप से असुरक्षित हो गया था, यानी मुगल सत्ता के पतन ने मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान किया था। उसके बाद राजपूत राज्यों की आपसी छूट यानी फूट, यानी राजस्थान के विभिन्न राजपूत राज्यों जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर आदि के बीच निरंतर संघर्ष एवं प्रतिबद्धता चलती रही थी। उत्तराधिकारी विवादों एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण राजपूत शासक एक दूसरे के विरुद्ध मराठों की सहायता लेने लगे थे। इससे मराठों को राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। राजपूतों की आपसी फूट मराठा प्रवेश का सबसे प्रमुख कारण बनी थी। फिर आर्थिक एवं सामरिक महत्व की बात करें तो राजस्थान व्यापारिक मार्गों एवं समृद्ध नगरों के कारण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मराठों का मुख्य उद्देश्य चौथ एवं संदेश मुखी वसूलना एवं धन प्राप्त करना माना जाता है। फिर राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित कर वे उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिरोध प्रभावित करना चाहते थे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है मराठा साम्राज्यवादी नीति, यानी इसके अंदर मराठों का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं था बल्कि संपूर्ण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। पेशवा बाजीराव प्रथम एवं अन्य मराठा सरदार उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार करना चाहते थे और राजस्थान उनके साम्राज्य विस्तार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। फिर राजस्थान में मराठा प्रवेश एवं प्रभाव की बात करें तो 5 पॉइंट आता है विद्यार्थियों, मराठों का राजस्थान में प्रवेश, यानी मराठों का राजस्थान में प्रारंभ 18वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ में बढ़ना शुरू हुआ। सबसे पहले मराठा सरदारों ने मेवाड़ एवं जयपुर की राजनीति में हस्तक्षेप किया। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण किया। सिंधिया एवं होलकर जैसे मराठा सरदार राजस्थान की राजनीति में अत्यंत प्रभावशाली बन गए। जयपुर और जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्षों में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया और भारी धनराशि प्राप्त की थी। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो मराठा प्रवेश से राजस्थान की राजनीतिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता एवं शक्ति में भी कमी आने लगी थी। उसके बाद मराठा सरदार राजपूत राज्यों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। कई शासकों को मराठों को चौथ कर देना पड़ता था। विद्यार्थियों, राजस्थान की राजनीति में अस्थिरता बढ़ गई तथा राजपूत राज्यों की सामूहिक शक्ति कमजोर हो गई थी। फिर आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स अप्रोच, यानी आर्थिक प्रभाव की बात करें तो मराठा आक्रमणों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। मराठे भारी कर एवं धनराशि वसूलते थे। लगातार युद्धों एवं लूटमार के कारण कृषि एवं व्यापार प्रभावित हुए। गांव उजड़ गए तथा जनता को भारी कष्ट सहने पड़े। राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और वे धीरे धीरे मराठों एवं बाद में अंग्रेजों पर निर्भर होने लगे थे। उसके बाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो मराठा आक्रमणों से जनता में असुरक्षा एवं भय का वातावरण उत्पन्न हुआ था, यानी सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि मराठों एवं राजपूतों के बीच सांस्कृतिक संपर्क भी स्थापित हुए, परंतु निरंतर युद्धों के कारण सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो गई थी। जनता को करों एवं लूटमार के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आता है राजपूत प्रतिरोध। राजपूत प्रतिरोध यानी राजपूत राज्यों द्वारा मराठों का विरोध कैसे किया गया तो राजपूत शासकों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने का प्रयास किया। मेवाड़, जयपुर एवं जोधपुर के शासकों ने समय समय पर मराठों का विरोध करते संघर्ष किया और महाराणा जगत सिंह द्वितीय एवं अन्य राजपूत शासकों ने मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की थी। विद्यार्थियों,
हालांकि राजपूतों के आपसी फूट एवं व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण वे प्रभावी प्रतिरोध करने में सफल नहीं हो सके। फिर आता है अगला हुरडा सम्मेलन 1734, यानी ध्यान रख लेना हुरडा सम्मेलन कैसे हुआ था। तो मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उद्देश्य से 1734 में मेवाड़ के हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में मेवाड़, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, अन्य राजपूत राज्यों के शासकों ने भाग लिया। हुरडा सम्मेलन राजपूत एकता एवं सामूहिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रयास था। फिर आता है हुरडा सम्मेलन उद्देश्य, असफलता का एवं महत्व है। तो हुरडा सम्मेलन के उद्देश्य थे, यानी पहला उद्देश्य था कि हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मराठों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाना था। क्या था? संयुक्त मोर्चा बनाना था। अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है राजपूत राज्यों में एकता स्थापित करना। दूसरा, मराठा हस्तक्षेप एवं आक्रमणों को रोकना। राजस्थान की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष समाप्त करना था। विद्यार्थियों, तो इस सम्मेलन से स्पष्ट होता है कि राजपूत शासकों को मराठा खतरे की गंभीरता एवं उसके अनुभव हो चुका था। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन 1818 की अंग्रेज राजपूताना संधियों के कारण एवं परिणामों का विस्तृत विवेचन कीजिए। साथ ही राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारणों, प्रमुख घटनाओं एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजस्थान की राजनीतिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। मराठों, पिंडारियों एवं आंतरिक संघर्षों के कारण राजपूत राज्य अस्थिर हो गए। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यानी 1817 से 1818 में अंग्रेजों एवं राजपूत राज्यों के मध्य अनेक संधियां हुई, जिन्हें 1818 की अंग्रेज राजपूताना संधियां कहा जाता है। इन संधियों के परिणाम स्वरूप राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया और कुछ दशकों के बाद 1857 का विद्रोह हुआ, जिसने राजस्थान सहित संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। राजस्थान में सैनिकों एवं सामंतों एवं जनता ने सभी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। फिर अगला पॉइंट है 1818 की अंग्रेज राजपूताना संधियां, यानी पहला पॉइंट है संधियों की पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष, उत्तराधिकार विवाद एवं सामंतों की विद्रोही प्रवृत्ति बढ़ रही थी। मराठा एवं पिंडारी लगातार राजस्थान में लूटमार कर रहे थे। इससे जनता एवं राजाओं दोनों की स्थिति कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों एवं पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। फिर राजपूत राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सहायता लेना उचित समझा। इसी परिस्थिति में 1818 की संधियां हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट है अंग्रेज राजपूताना संधियों के कारण। पहला पॉइंट आता है मराठा एवं पिंडारी आतंक, यानी मराठों एवं पिंडारी राजस्थान में लगातार लूटमार कर थे। राजपूत राज्य उनकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो गए थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की सहायता स्वीकार की। फिर दूसरा पॉइंट आता है राजपूत राज्यों में एकता का अभाव, यानी शासकों एवं सामंतों के बीच संघर्ष बढ़ रहे थे। इससे राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए थे। यानी फिर आता है राजपूत राज्यों की आंतरिक कमजोरी। तो राजपूत राज्यों में एकता का अभाव था और शासकों एवं सामंतों के बीच संघर्ष बढ़ते, इससे राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यानी विद्यार्थियों अंग्रेज संपूर्ण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। राजस्थान सामरिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर महत्वपूर्ण था, इसलिए अंग्रेज यहाँ अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अगला पॉइंट है व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है। तो राजस्थान उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। अंग्रेज इन मार्गों को सुरक्षित रखना चाहते थे और राजाओं की सुरक्षा की महत्व आवश्यकता की बात करें तो राजपूत शासक अपने राज्यों एवं गद्दी की सुरक्षा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। तीसरा पॉइंट है प्रमुख संधियां। तो प्रमुख संधियों में 1818 की मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर एवं अन्य राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। इन संधियों की प्रमुख शर्तें थी, जैसे राजपूत राज्य अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेंगे, अंग्रेज बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा करेंगे, राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी संबंधित शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों को सैन्य सहायता कर दिया जाएगा। इन संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने राजस्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया था। फिर आता है संधियों के परिणाम। तो पहला पॉइंट आता है अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना करना, यानी इन संधियों के बाद राजस्थान में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। राजपूत राज्य नामक मात्र के रह गए थे। मराठा एवं पिंडारी आतंक अंत हो गए, यानी अंग्रेजों ने मराठा एवं पिंडारियों का दमन किया और जिससे राजस्थान में शांति स्थापित हो गई थी। फिर तीसरा पॉइंट है राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त होना, यानी राजाओं की विदेश नीति एवं सैन्य शक्ति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी। इस प्रकार उनकी वास्तविक स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। चौथा पॉइंट है प्रशासनिक हस्तक्षेप, यानी अंग्रेज धीरे धीरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। राजनीतिक एजेंटों की नियुक्ति हो गई थी। पांच पॉइंट था आर्थिक प्रभाव, यानी राज्यों को अंग्रेजों को कर एवं सहायता देनी पड़ती थी, जिससे आर्थिक बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट छठा शांति एवं स्थिरता, यानी लगातार युद्धों एवं लूटमार का अंत हुआ, जिससे व्यापार एवं कृषि को और भी कुछ स्थिरता प्राप्त हुई थी।
सामंत शक्ति में कमी आना, यानी अंग्रेजों ने सामंतों की शक्ति सीमित करने का प्रयास किया। इससे राजाओं की स्थिति मजबूत हुई, परंतु अंग्रेजों का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर राजस्थान में 1857 का विद्रोह की बात करें तो 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यानी अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे। इससे राजाओं और सामंतों में असंतोष फैल गया था। फिर आता है सैनिक असंतोष, यानी भारतीय सैनिकों को कम वेतन एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता था। नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी की अफवाह से असंतोष बढ़ा। दूसरा है आर्थिक शोषण, यानी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने किसान, व्यापारी एवं कारीगर प्रभावित हुए थे। भारी करों एवं व्यापारिक नियंत्रण से जनता परेशान हो गई थी। धार्मिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप की बात करें तो अंग्रेज भारतीय धर्म एवं संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे। इससे जनता में भय एवं असंतोष फैल गया था। 5 बढ़ गया था सामंत एवं जागीरदारों की नाराजगी। तो अगर इसकी विद्यार्थियों बात करें तो अंग्रेजों की नीतियों ने सामंतों एवं जागीरदारों के अधिकतर कम हो रहे थे, इसलिए वे विद्रोह भी शामिल हुए थे। 6वां पॉइंट है राजस्थान में विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों में विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया, दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है ये राजस्थान में 1857 की क्रांति की सबसे प्रारंभिक घटना मानी जाती है। दूसरा था नीमच का विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए। नीमच का विद्रोह भी राजस्थान में अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध चुनौती बना था। कोटा का विद्रोह की बात करें तो कोटा में विद्रोह अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ के विद्रोह ने अंग्रेज अधिकारियों एजेंट मेजर बटन की हत्या कर दी थी और कोटा के विद्रोह में सैनिकों, सामंतों और जनता में भाग लिया था। यह राजस्थान में सबसे व्यापक विद्रोह माना जाता है। 6वां पॉइंट है, 4था पॉइंट है अहुआ का विद्रोह। किसका विद्रोह? अहुआ का विद्रोह। अहुआ में आप सभी को पता है अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी कुशाल सिंह ने अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य के विरुद्ध और किया गया था और उन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती दी। अहुआ विद्रोही राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता भावना का प्रतीक माना जाता है। विद्यार्थियों जिन्होंने भी अभी तक यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले और जिनको भी नोट्स लेने नाम मात्र शुल्क है तो आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। फिर टोंक एवं अन्य क्षेत्र। तो टोंक एवं अन्य क्षेत्र में विद्रोह एवं असंतोष की घटनाएं बढ़ी। इस कई स्थानों पर जनता एवं सैनिकों में भी विद्रोह का अंग्रेजों का विरोध हुआ था। फिर आता है 1857 विद्रोह के परिणाम। तो विद्रोह की असफलता होती है, यानी राजस्थान में विद्रोह अंततः सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों ने कठोर दमन नीति अपनाई। दूसरा आता है अंग्रेज सत्ता मजबूत हुई, यानी विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अधिक मजबूत कर लिया। प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर समाप्त कर भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। और 14वां पॉइंट है राजाओं की नीति में परिवर्तन आना। कैसे? तो अंग्रेजों ने राजाओं एवं सामंतों के प्रति नरम नीति अपनाई थी ताकि भविष्य में विद्रोह न हो सके। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी 1857 के विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बना। राजस्थान में भी स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। जनता पर प्रभाव, यानी विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कठोर दमन किया। अनेक सैनिकों एवं विद्रोहियों को दंड दिया गया। जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि 1858 की अंग्रेज राजपूताना संधि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने राजस्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। यद्यपि इनसे शांति एवं सुरक्षा मिली, परंतु राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध व्यापक असंतोष का परिणाम था। राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, कोटा एवं अहुआ जैसे केंद्रों पर विद्रोह हुआ। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, फिर भी इससे स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया था। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने आपको सभी क्रांतिकारियों का समावेश कर दिया, यानी राजस्थान के जनजातीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए, जिसके अंदर गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, उन सबके योगदान का मूल्यांकन करते हुए प्रजामंडल आंदोलन एवं राजस्थान गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यानी एक ऐसा प्रश्न जिसके अंदर हम पूरा का पूरा एक इकाई को, यूनिट को अच्छे से कवर करने वाले विद्यार्थी ध्यान से क्लास को देखना है। और आपके लिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस कुछ इस टाइम की क्लास और है, बस क्लास को अच्छे से देखते रहें। सारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो राजस्थान का आधुनिक इतिहास केवल राजाओं एवं युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये जन संघर्ष, सामाजिक चेतना, 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन, सामंत अत्याचार, आर्थिक शोषण हो गए, जैसे सामाजिक समानता या जनजातीय वर्ग किसान अत्यधिक शोषण का शिकार होते हैं। यानी इस परिस्थिति में राजस्थान में अनेक ऐसे किसान हुए, जैसे के अंदर गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट जैसे महान नेताओं ने क्या किया था, इन्होंने भावना जागृत की थी और स्वाभिमान की भावना को और भी ज्यादा मजबूत किया था। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की। सबसे पहले आता है जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, यानी विद्यार्थियों राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया एवं अन्य जनजातीय समुदाय लंबे समय से सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे। फिर अंग्रेजों एवं सामंतों द्वारा भारी कर, बेकार प्रथा एवं वन क्षेत्रों पर नियंत्रण के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी।
जनजातियों को जंगलों एवं प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जाने लगा। सामंत एवं जागीरदार इनमें जबरन कर वसूलते थे। सामाजिक रूप से भी उन्हें निम्न वर्ग माना जाता था। इन परिस्थितियों ने जनजातीय आंदोलन को जन्म दिया और ये आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं थे बल्कि सामाजिक समान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष थे। फिर गोविंद गुरु एवं भगत आंदोलन की बात करें तो गोविंद गुरु का परिचय यानी गोविंद गुरु राजस्थान एवं गुजरात के जनजातीय समाज के महान समाज सुधारक नेता एवं माने जाते हैं। उनका जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने भील एवं अन्य जनजातियों में सामाजिक सुधार एवं जागृति का कार्य प्रारंभ किया था। वे शिक्षा, स्वच्छता, नशाबंदी एवं सामाजिक एकता पर बल देते गोविंद गुरु ने सब सभा की स्थापना की थी जिनके माध्यम से जनजातीय समाज को संगठित किया गया। भगत आंदोलन का स्वरूप ईश्वर ने प्रारंभ किया था यानी गोविंद गुरु ने नेतृत्व में भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य जनजातीय समाज को सामाजिक बुराइयों एवं शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने भीलों को शराब, मांसाहार एवं अंधविश्वास छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अंग्रेजों एवं सामंतों के अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होने का संदेश दिया था। यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करने लगा और जनजातीय समाज अपने अधिकारों एवं समाज के सम्मान के लिए संघर्ष करने लगा। फिर मानगढ़ हत्याकांड है उसका प्रभाव यानी ये जो आपको नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, आपके किसी भी एग्जाम चाहे जितने विद्यार्थी मेरे प्यारे विद्यार्थी सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए देखो यहाँ से लगभग कवर हो रहा है। राजस्थान का इतिहास एक ऐसी क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके अच्छे से आपका बेसिक नॉलेज अच्छे से कवर हो रहा है। इससे पहले मैंने लघुतरात्मक क्लास लगाई 30-35 मिनट की, वो भी आप जरूर देखें ताकि आपके BA 4 सेमेस्टर के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए विद्यार्थियों। तो गोविंद गुरु में क्या हुआ था, 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील एकत्रित हुए। अंग्रेजों एवं रियासती सेनाओं ने इन सभा पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में बड़ी संख्या में भील मारे गए जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड ने जनजातीय समाज में राजनीतिक चेतना को और अधिक मजबूत किया। गोविंद गुरु जनजातीय अधिकारों एवं सामाजिक सुधार के महान प्रतीक बन गए थे। फिर दूसरा आता है मोतीलाल तेजावत एवं एक आंदोलन। तो इनका संबंध आता है मोतीलाल तेजावत का किन से संबंध है, एक ही आंदोलन से। यानी विद्यार्थियों मोतीलाल तेजावत का परिचय। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध जनजातीय एवं किसान नेता थे। उनका जन्म 1886 ईस्वी में उदयपुर क्षेत्र में हुआ। उन्होंने भील एवं गरासिया जनजातियों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। वे सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सुधार के समर्थक थे। एक ही आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में जनजातीय लोगों ने भारी कर वसूले जाते थे। बेगार प्रथा एवं जागीरदारों के अत्याचारों से जनता अत्यंत परेशान थी। मोतीलाल तेजावत ने इन अत्याचारों के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया। उन्होंने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। एक ही क्या होता है, एकता, यानी एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भीलों एवं किसानों को एकजुट करना था। एक ही आंदोलन का स्वरूप एवं प्रभाव की बात करें तो मोतीलाल तेजावत ने सभाएं एवं जन जागरण प्रारंभ किए थे, आयोजित किए थे। उन्होंने करों में कमी, बेकार समाप्त करने एवं सामाजिक न्याय की मांग की थी। यह आंदोलन शांतिपूर्ण था परंतु अंग्रेजों एवं रियासती शासकों ने इसे विद्रोह कर मानकर दमन किया था। एक ही आंदोलन ने राजस्थान के जनजातीय समाज में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी प्रदान की थी विद्यार्थियों। उसके बाद राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन। तो राजस्थान में क्रांतिकारी चेतना की अगर बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हुई थी। जैसे युवा एवं शिक्षित वर्ग में स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। अंग्रेजी शासन के दमन एवं अन्याय के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारियों ने संगठित आंदोलन चलाए। अर्जुन लाल सेठ एवं केसरी सिंह बारड जैसे नेताओं ने राजस्थान में क्रांतिकारी चेतना चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद अर्जुन लाल सेठी के योगदान की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था। उन्होंने सेठी जी के नाम भी जानते हैं उनको, और उन्होंने युवाओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता की भावना जागृत की और वे अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का अगर योगदान की बात करें, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और इस विद्यालय में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा एवं देशभक्ति की प्रेरणा दी जाती थी। वे गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने युवाओं को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। उनका घर क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतंत्रता आंदोलन में नई दिशा प्रदान की थी। फिर केसरी सिंह बारड का योगदान की अगर बात करते हैं विद्यार्थियों तो केसरी सिंह बारड का परिचय आप सभी को पता है कि केसरी सिंह बारड राजस्थान के महान राष्ट्रवादी कवि एवं क्रांतिकारी थे। उनका जन्म शाहपुरा क्षेत्र में हुआ था और वे राजपूत स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। चेतावनी रचुंगटिया एवं राष्ट्रवादी भूमिका, यानी केसरी सिंह बारड ने चेतावनी रचुंगटिया नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी। जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में जाने वाले थे तब केसरी सिंह ने अपनी कविता के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों के सामने झुकना राजपूत समाज के लिए विरोध होगा। इस कविता का गहरा प्रभाव पड़ा और महाराणा ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। केसरी सिंह बारड ने अपनी कविताओं एवं क्रांतिकारी गतिविधियों में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। उनका परिवार भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय माना जाता है। फिर आता है प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान की यानी जो प्रजामंडल था वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से जनता में लोकतंत्र चेतना विकसित करने लगा था। फिर बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन का स्वरूप कैसा है।
तो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना एवं उत्तरदायी शासन की स्थापित करना था। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, कोटा एवं अन्य राज्यों में प्रजामंडल स्थापित किए गए। इन आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो एक थे माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, ये सब इनके नेता थे। प्रजामंडलों ने सभाएं, प्रदर्शन एवं जन जागरण कार्यक्रम आयोजित करवाए थे। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन का प्रभाव की अगर बात करें तो इन आंदोलनों ने राजस्थान में लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया और जनता ने अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए संगठित संघर्ष प्रारंभ किया था। रियासतों के शासकों पर प्रशासनिक सुधार एवं जनता को अधिकार देने का दबाव बढ़ा। प्रजामंडल आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजस्थान के एकीकरण की भूमिका को गति प्रदान की थी। विद्यार्थियों, अब सीधे देखते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण, यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण है 1948, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। दूसरा चरण कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि राज्यों को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था। तीसरा चरण उदयपुर, मेवाड़, राजस्थान संघ में विलय किया गया। चौथा चरण है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ और ग्रेटर राजस्थान बना था। तो अंतिम चरण है वो 1956 में अजमेर एवं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। फिर आता राजस्थान गठन का महत्व की अगर बात करें तो राजस्थान का एकीकरण भारतीय राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, यानी इससे प्रशासनिक एकता एवं राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। राजस्थान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकास हुआ तथा जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि राजस्थान के जनजातीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोविंद गुरु एवं मोतीलाल तेजावत ने जनजातीय समाज को संगठित कर उनके अधिकारों के संघर्ष किया। अर्जुन लाल सेठी एवं केश सिंह बारट ने राष्ट्रीय चेतना एवं क्रांतिकारी भावना को मजबूत किया था। प्रजामंडल आंदोलन ने राजस्थान में क्रांतिकारी अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन की मांग को बदला और स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में राजस्थान का सफल एकीकरण हुआ था, जिसने आधुनिक राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार में सभी आंदोलन एवं नेता राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के अमर स्तंभ माने जाते हैं। विद्यार्थियों, अब कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट रिक्त स्थान व एमसीक्यू, यानी जो अगर आपके लिए ये जो फैक्ट दे रहा हूँ, वैसे तो आप देखो क्लास अच्छे से देखोगे ना तो आपके कोई भी खाली स्थान वाला एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो आपके लिए 35 ये मैक्सिक्यू दे रहा हूँ इसको ध्यान से जरूर देखें, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोत माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा उत्खनन बीबी लाल एवं बीके ठाकुर के द्वारा किया गया था। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए और आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। फिर 6 नंबर पॉइंट है, बेराट का प्राचीनतम नाम विराटनगर था। मुणोत नेटसी को राजस्थान काबुल बदल कहते हैं। विद्यार्थियों जिनको भी नोट्स लेने, पीडीएफ नोट्स लेने, ठीक है, तो आप इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों ध्यान रखें, पीडीएफ फ्री नहीं है, तो सभी विद्यार्थी सोच समझ कर मैसेज करें, क्योंकि पीडीएफ का चार्ज रखा गया है और आप उसी के आधार पर ले सकते हैं। फिर पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर्धन है। अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत प्रमुख वंश हुए थे, प्रत्यार, परमार, चौहान, चालुक्य या सोलंकी। गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम माना जाता है। मिहिर बौद्ध गुर्जर प्रत्यार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अरब आक्रमणकारियों को पराजित करने का श्रेय नागभट्ट प्रथम को दिया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और उसके साथ रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 में हुआ था। रानी पद्मिनी का जोर चित्तौड़ दुर्ग में माना जाता है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। फिर हल्दीघाटी युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप एवं मानसिंह के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा भामाशाह महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी एवं विधाता माने जाते हैं। महाराणा के शासक मालदेव को राजस्थान का शेरशाह कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की थी। जंतर मंत्र वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। उड़ा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ था और जयपुर में हुआ था। 1818 की संधियों के बाद राजपूताना पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हुआ और 1857 के विद्रोह में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। राजस्थान के एकीकरण 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ था, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थियों, तो ये थी आपके लिए इतिहास की भाग नंबर 2 महा मैराथन क्लास, जो मैं आशा करता हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लगा रहे हैं तो एक लाइक और एक कमेंट तो आप भी कर सकते हैं। यानी आप कमेंट नहीं करोगे और लाइक भी नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो आपके सहयोग से क्लास और भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। विद्यार्थियों,
ठीक है विद्यार्थियों, बाकी आपके लिए क्लासेस लगा रखिए, चाहे आप राजनीति विज्ञान है या जियोग्राफी है या हिंदी साहित्य है या आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन है या समाज शास्त्र है, सारी क्लासेस आपके लिए लगा रखे। भाग एक भाग तो जितने भी बनते हैं वो लगा रखे। हो सकता है तो जियोग्राफी की महामैराथन लाइव क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को।